हज हाउस का इब्तिदा लोगों के बीच कई वर्षों से जिनका इंतजार था, आज वो पूरा हुआ। अभी आपको जो अपनी तकरीर में, अपने स्पीच में, अपने भाषण में इतने अच्छे लफ्ज़ों में, इतने अच्छे शब्दों में, इतने अच्छे मेरे बारे में जो अच्छा कहा, इसलिए मैं इम्तियाज़ जलील साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारी पार्टियाँ अलग अलग हैं, हमारा दोनों का काम अलग अलग है, लेकिन दोनों का दिल एक है। हरिभो नाना बागड़े साहब ने सही बताया। क्या आपने देखा कि वंदे मातरम को 40 साल हो गए, तो 40 साल में उन्होंने सब्र माना। यहाँ 40 दिन लेट हो रहे तो लोग अपने आप झंडे लेके फिर रहे। सोच का मैंने नहीं बताया, हरिभो बागड़े साहब ने बताया कि राष्ट्रपति जी ने जो भूमि पूजन जो शुरुआत की थी, जो कुदाली मारे थे, जो इनॉग्रेशन किए थे कि यहाँ वंदे मातरम हॉल बनेगा, उसको 40 साल हो गए। लेकिन वो 40 साल सब्र मारने के लिए भी यहाँ दिल लगता है, और वो तुम्हारे दिल को मैं सलाम करता हूँ। हमारा 40 दिन लेट हो गया तो लोग बोल रहे थे ऐसा हो रहा, वैसा हो रहा, नहीं कुछ नहीं, जरा आराम से। वजाहत मिर्जा साहब एक अच्छे टैलेंट ब्रिलियंट डॉक्टर हैं, एक होशियार, अच्छी तरह से मैं आज देख रहा हूँ कि जो हमारा वर्क बोर्ड का ऑफिस काम कर रहा है, पूरे महाराष्ट्र में काम कर रहा है, उसके वो सदर हैं, हमारे एमएलसी भी हैं, आमदार भी हैं, प्रदीप जी जायसवाल जो हमारे दोस्त हैं, यहाँ के एमपी रह चुके, अभी एमएलए हैं, महापौर, इतने पद लिए, ये शहर का चप्पा चप्पा उनको भी मालूम है। उदय सिंह जी राजपूत साहब ने शुभेच्छा दी, भरत सिंह राजपूत, संजय जी केनेकर मेरे गाँव के हैं, इसलिए घर की मुर्गी दाल बरोबर। यहाँ के लोगों को लगता है कि संजय को पूरा चांस देना चाहिए था, मैंने उनका चांस लिया। गांव एक है, काम एक है, प्यार है, मोहब्बत है, तो उतना तो हक भी रहता है। हमारे यहाँ आसिफ खान साहब जो सदर है, नसीम खान साहब, मौलाना नसीम साहब, जिन्होंने अभी तक जब भी जितने भी हज के जो अरकान हमारे पूरे करना पड़ते हैं, जो भी चीज़ें, वो उसके लिए बहुत काफ़ी मेहनत करते हैं। तब से आज तक मैं उनको बहुत नज़दीक से देखा हूँ। हमारे उप सचिव है मोइन जी, तहसीलदार डॉक्टर गोयल जी और इम्तियाज़ काजी जी, लोखंडे साहब, शकील काजी जी, इरफान साहब, सलीम बागवान, नसीमा बाजी, हाफिज़ जाकिर साहब, सभी दोस्त साथी, यहाँ बैठे तमाम हाफिज़ आलिम, जो हर अलग अलग मस्जिद से जिम्मेदार आए हैं, पूरे महाराष्ट्र से कुछ जिम्मेदार आए, मैं उनका सबका, और मामू भी आए। मामू देखिए मेरे सामने मामू, तो मामू एक अलग है। हमारा सही बोल रहे तो वैजापुर से भी काफ़ी लोग आए, अकील सेठ होंगे और उनके पूरे साथी होंगे, बहुत लोग हैं यहाँ। सबका नाम अगर लेने में अगर भूल गया तो बाद में वो मुझे, उनका नाम नहीं होगा सिल्लोड की यादें में, लेकिन मोबाइल से बोल सकते कि देख तुम्हारे आमदार ने मेरा नाम भी नहीं लिया है। ऐसी सारी चीज़ें बहुत है, भूलने के लिए इतना है कि मैं कितना भी बताया, लेकिन कुछ चीज़ें मुझे यहाँ ज़रूर मिली है, वो मालूमात जो यहाँ होना चाहिए। तो प्रदीप जी, हम इतनी सी छोटी सी जगहों पे एजुकेशन क्यों देंगे? हमारे पास वक्फ बोर्ड की नारे गाँव में 40 एकड़ ज़मीन है, मैं वहाँ केजी से लेके तो पीजी तक स्कूल बनाया। जो केजी का बच्चा आएगा और पीजी से वो बिल्कुल डिग्री लेके बाहर निकलेगा। 40 एकड़ ज़मीन है, नहीं 40 एकड़ का एक ब्लॉक मैंने सेलेक्ट किया हो, पूरे 70 एकड़ ले लो तो मेरा नाम 70 है, लोग बोलेंगे यही कोई तो भी चला देना। आपने देखा होगा कि कलेक्टर ऑफिस के सामने हमारा लेबर कॉलोनी था, लेबर कॉलोनी में 1 नंबर का बंगले के ऊपर मैं वहाँ रहता था उस जमाने पहले। तो लोगों ने बोले ये तो 1 नंबर का उनका है, सुनील चौहान कलेक्टर है, ये रेवेन्यू मिनिस्टर है, ये सारी जमीन बचा लेंगे। आज देखो हमने वो जमीन खाली की, ठीक है, वहाँ जो पोर्ट भाड़े करूँ से पोर्ट भाड़े करूँ, और बाकी काम भी क्या क्या जाते थे इम्तियाज़ जलील साहब को और प्रदीप जी को, सबको मालूम है वहाँ, लेकिन वो बंद कर दिए। आज एक अच्छा ऑफिस बनेगा, और मैं आज और एक ऐलान, एक घोषणा करने वाला हूँ कि और क्या बनेगा वहाँ। तो वहाँ जो बनेगा, वहाँ बनेगा माइनॉरिटी का कमिश्नरेट, जो पूरे स्टेट का कंट्रोल रहेगा। IAS ऑफिसर से लेके तो 100 ऑफिसर हमारे बैठेंगे।
एक पूरे मसले पे माइनॉरिटी कमिश्नर जैसा रहता है, वैसा हमारा माइनॉरिटी का कमिश्नर जैसा हमारा कमिश्नर है, वो विभाग का है पर ये स्टेट करेगा। वहां से 3 कंट्रोल होंगे, एक होगा वक्फ बोर्ड का कंट्रोल, दूसरा मौलाना आजाद फाइनेंस कॉर्पोरेशन रहेगा और तीसरा जो है हमारा डिपार्टमेंट रहेगा, ताकि तीनों अगर एक हो गए और G+5 या G+6 अपन वहाँ आराम से बना सकते। तुम्हारा ऑफिस भी वहीं बनूंगा, अभी तो 15 दिन में वहाँ शिफ्ट कर दूंगा, 15 दिन चलेंगे, क्योंकि मैं 15 दिन बाहर जा रहा, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, मेरा स्टेट गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम है, इसके लिए मैं विदेश जा रहा हूँ। 16 तारीख को आऊँगा, 20 तारीख के दिन आचार संहिता अगर नहीं लगी, आज तक नहीं लगेंगे ऐसा लगता है, लेकिन लग गई तो फिर आचार संहिता के बाद नहीं तो कुलब तोड़ने की जरूरत नहीं होगी। हम आपको उसके अंदर आपके हाथ में चाबी भी देंगे, मान सम्मान से देंगे, सरकार है। और ये काम अगले पर वहाँ वो बहुत दिन नहीं रहेगा, वहाँ उनका सब डिवीजन ऑफिसर रहेगा, लेकिन मेन जो रहेगा वो एक ही बिल्डिंग में अगर हमारा कंट्रोलिंग पावर रहा, जो पहले 30 करोड़ रुपए हमारे पास माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के थे, अब वो 30 करोड़ से 500 करोड़ रुपए करें। 500 करोड़ रुपए आप माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में, एक आधा बच्चा हमारा हायर एजुकेशन में जाता है, उसके लिए 5 लाख थे, वो 5 लाख को मैंने 20 लाख किया कि उसको 20 लाख रुपए देना चाहिए। जो हमारे पीजी करते हैं बच्चे, दुनिया के 200 कॉलेजेस है, वहाँ एक माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के बच्चों को अगर पढ़ना है, टैलेंट है, ब्रिलियंट है, होनहार है, होशियार है, लेकिन पैसा नहीं है, माली हालत नहीं है, ऐसे लोगों को अब आने वाले साल से 40 लाख रुपए महाराष्ट्र सरकार माइनॉरिटी डिपार्टमेंट खर्चा करेगा। और बाकी समाज के जैसा हिंदू भाई का, आदिवासी भाई का, मागासवर्गीय भाई का बच्चा बाहर जाके पढ़ लिख के आता है, तो हमारे महाराष्ट्र में से हमारा मुस्लिम समाज का जो भी वो 200 कॉलेज की कैटेगरी में बैठने वाला होना, उस कैटेगरी के बच्चे को जाने का महाराष्ट्र सरकार का अल्पसंख्यक डिपार्टमेंट खर्चा करेगा। राज्य में अभी देखे आपने कि पूरे जो पहले हमारे पास हम 2 लाख रुपए देते थे मदरसे के, स्कूल को 2 लाख रुपए, वो 2 लाख के भी अब आने वाले 15 दिन के बाद में 10 लाख रुपए दिए जाएंगे सारे स्कूलों को। हमको कोई मदरसे पे अतिक्रमण नहीं कर रहा है, तो लोग बोलेंगे मदरसे को दे रहे हैं, इसके ऊपर भी सरकार कुछ, तो बिल्कुल नहीं, जिसका है उनको ही रहना, अच्छा रहना, सच्चा रहना, लेकिन दीनी तालीम के साथ उसको दुनियाई तालीम भी आना बहुत जरूरी है। और दुनियाई तालीम इसलिए बता रहा हूँ, दीनी तालीम तो हमारा हक है, वो हमारे यहाँ है, उसके अंदर कोई अल्लाह ताला के बीच में उसके बीच में कोई नहीं आ सकता, लेकिन कुछ दुनियाई तालीम ऐसी है कि वो पढ़ने के सिवा वो भाषा, वो राष्ट्रभाषा हमारी हिंदी है यहाँ की, लेकिन दुनिया की जो भाषा है वो इंग्लिश है, वो एजुकेशन आना भी बहुत ज़रूरी है। इसके लिए ये जो थोड़े थोड़े काम है, बहुत बड़े काम नहीं है, छोटे काम है, ये सारे काम जो करने के लिए जो लगता है हमको, वो सारी चीज़ें दी जाएंगी, उसमें कोई शक नहीं। मैं नागपुर गया था, हमारे सदर साहब ने बताया अभी हज कमेटी के, वहाँ की हज कमेटी के सामने एक दूसरा ही कोई बना हुआ था। मैं बोला ये तो गलत बात है, वहाँ के कमिश्नर को बुलाया, सरकार के हमारे ऑफिसर को बुलाया, और उनको बुला के मैंने उसी दिन ऑर्डर किया कि मैं मुंबई जाने से पहले ये ऑर्डर होना चाहिए कि वो नागपुर हज कमेटी को सामने की जो 20,000 स्क्वायर फीट की ज़मीन है वो तुमको दिया जाए। और वो मेरे मुंबई जाने के बाद, अधिवेशन के बाद मुझे ऑर्डर आया कि हमने हज कमेटी के काजी साहब, हमारे काजी साहब का और उनका आपका एग्रीमेंट हुआ, और वहाँ के कमिश्नर ने एग्रीमेंट करके इनको हैंडओवर कर दिया ज़मीन। मैं कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं, लेकिन छोटा आदमी ज़रूर है, पर वो चाबी है कि कोई भी कुलब को लग जाती है, जिसका कोई नहीं लगती वहाँ अपनी पक्की लग जाती है। डॉक्टर से कम नहीं है, लोगों के पेट में क्या है, उनके होठ में क्या है, बटन दबाने वाले वोट में क्या है, अंदाज लगा, बहुत इजी। मैं जो चुनाव क्षेत्र से चुनाव जीतता हूँ, वहाँ 3,20,000 हिंदू भाई है, 60,000 मुस्लिम हैं, लेकिन फिर भी मैं हर बार 25-30 हजार से नाला भी जमूनच घेतो, बिलकुल इझी गोईंग। माझ्या विरुद्ध एकच हिंदू बांधव उभं करतात, कैसर साहेबासारखे 2-2 मुसलमान उभे राहतात, 60 में 2। आप हिसाब लगाओ कि 60 में 2, हिसाब देखो, मेरे को थोड़ा थोड़ा गणित आता है, ज्यादा नहीं होता। 3-20 में 1, फिर भी अल्लाह ताला का रहमो करम है कि मैं वो जमा लेता।
वहाँ के हिंदू भाइयों का से शुक्रिया अदा करना चाहिए कि देश में, इस स्टेट में एक अच्छा संदेश जाने वाला एक चुनाव क्षेत्र जो सिल्लोड है, वो लोग जिस हिसाब से हमारे पे भरोसा करते हैं, ये सारी चीज़ें जो है मैं इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ इम्तियाज जलील साहब ने एक जो काम मेरे पे जिम्मेदारी दी थी, मैंने हमारे सारे ऑफिसर से, जो हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर हैं, रेवेन्यू मिनिस्टर, एक जो हमारे आरोग्य मंत्री है हसन मुशर्रफ साहब, वीके पाटिल साहब और बंसोड़ साहब, वो उसके खेल के मंत्री हैं, ये चारों को एक जगह जमा करके, बंद करो मामू, ओ मामू बहुत काम है आपको, बाहर जाके बात करो, हाँ बहुत बिजी है, इतना मालूम है, छोटा है, जोर जोर से बोल रहा है, उधर का कोई है क्या 70 का ऑपरेशन करने वाला नहीं है ना, अल्लाह भी यही जगह। तो आपने जो जिम्मेदारी मेरे ऊपर दी, मैंने चारों सेक्रेटरी को बुला के मीटिंग लेके उसकी जीआर की कॉपी आपको ज़्यादा से ज़्यादा आने वाले मार्च में 150 करोड़ रुपए की सगात वो काम हो जाएगा और फुटबॉल ग्राउंड दुनिया का सबसे अच्छा ग्राउंड, दुनिया का, अपने देश का नहीं, दुनिया का ऐसा अच्छा ग्राउंड बनाया जाएगा ताकि वो यहाँ के शहर का नहीं, हमारे देश का नहीं, हमारे स्टेट का, हमारे औरंगाबाद संभाजी नगर का हो। तो ये दोनों अभी मेरा ऑपरेशन करने की तैयारी कर देंगे, कोई किधर रहता कोई किधर रहता, तर मी जे निर्णय घेतला तेच बोललो मी, संभाजीनगर। अपन बोलने को डरते ही नहीं, डर सिर्फ ऊपर, बाकी कोई डरने का सवाल नहीं। लेकिन मैं जो बता रहा हूँ, ये जीआर की कॉपी, और अगर खुदा ना खास्ता आचार संहिता नहीं लगी भाई साहब, तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब और देवेंद्र जी और अजीत दादा के हाथ से वहाँ उसका भूमि पूजन, वहाँ खुदाली मारी जाएगी, और इतना बेहतरीन, और पैसे को इसको 10 साल नहीं लगेंगे, उसके अंदर पैसे का प्रोविजन ऐसा करूँगा कि वो 1 साल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च हो जाए, नहीं तो फिर बोले कि 10 साल लग गए। ग्राउंड बनाने को जितने लगेंगे उतने ही साल में ग्राउंड पर फुटबॉल ऐसा खेलो कि बरोबर वो गोल में जाए, लोगों की तरफ नहीं जाए। फुटबॉल अलग अलग तरीके का रहता है, हमारे चुनाव का फुटबॉल तो अलग ही है, उसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता, मतलब उसकी जो वो रहता है ऐसा पास करते 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 गोल तक जाता है, लेकिन वो गोल सही रहेगा, अच्छा रहेगा, सच्चा रहेगा। और जो कुछ बातें ऐसी है कि हमको नई स्कीम लाना है, अभी घरकुल है, आज जो घरकुल दिए जाते हैं देहातों में 1-2, उसको 200 साल लग जाएंगे मुसलमानों को घर बनाने के लिए। मैं आने वाले बजट में वो भी एक नई स्कीम लाने वाला है कि 2.5 लाख रुपए उनको, जो भी सरकार की नियम से 2.5 लाख दे सकते हैं वो 2.5 लाख देना, 7.5 लाख रुपए लोन देना, उसका ब्याज सरकार ने भरना, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट ने, और 10 लाख में उसका घर अच्छा बनना चाहिए, जो पतरे के घर में, कूड़ के घर में या सादे घर में, ईटा मिट्टी के घर में रहता है, वो भी आरसीसी घर में रहना चाहिए। और ये माइनॉरिटी डिपार्टमेंट एक ऐसा है, उसमें कुछ लोग राजकारण करते हैं, इम्तियाज भाई मैंने आपको बताया, कुछ लोग बोलते हैं सरकार का पैसा है, ये ऐसा पैसा है, ये वैसा पैसा है, कुछ लोगों को ये समझता ही नहीं कि वस्तु कर क्या है। जो सुबह से शाम तक, जैसे फजर की नमाज से उठे ईशा की नमाज तक जो जो चीज़ें वापरते हैं हम, उसको बोलते हैं वस्तु कर जीएसटी। तो मुसलमान का जीएसटी अलग रहता है, हिंदू का जीएसटी अलग रहता है, सबका जीएसटी तो सरकार के पास एक ही तिजोरी में आता है, और उसमें से कोई खजूर का हिस्सा अगर हम हमारे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से देते तो आपके ऊपर कोई एहसान नहीं करते, वो आपका हक है, आपको मिलना चाहिए, वो मिलना ही चाहिए। ऐसा हर आदमी, मैं टोपी पहना, इसको भी टैक्स है, पाँव में चप्पल है, उसको भी टैक्स है, एक आदमी मोटरसाइकिल है, उसको तो 50% टैक्स है। अगर 90 रुपए का पेट्रोल लेना पड़ता है तो 45 रुपए उसमें टैक्स में जाते हैं, हर आदमी देता है। ये सरकार बोले तो सबका है, सारे समाज का, सारी जात का, सारी कौम के, सारे धर्म के लोग, सबको न्याय और इंसाफ मिलना चाहिए, लेकिन सबका विकास भी होना चाहिए, उनकी भी तरक्की होना चाहिए। अब तरक्की करने के लिए मेरे पास जो कुल बजट था नाना, ते होता 20 कोटी रुपये, 20 कोटीला 500 कोटी रुपये केले, उसमें भी बढ़ा दिया। आप कुछ दिन के बाद में ऐसा होगा, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट कोई लेता नहीं था, अब नंबर लगा के ले गए, मला माइनॉरिटीचा मंत्री करा। मैं सही बता रहा हूँ, जो काम है सीधा है, सादा है, मैं कोई बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं,
जो शहर में हाथगाड़ी लौटा वही शहर में हेलीकॉप्टर से उतरता, इतनी तरक्की है, बाकी कुछ नहीं है। जो है वो है, जो सच्चाई है उसको अल्लाह ताला के पास तो सबका रिकॉर्ड बना है। नीचे रिकॉर्ड बदल सकते हैं लेकिन ऊपर का रिकॉर्ड कोई नहीं बदल सकता। और वो करने के लिए ही महाराष्ट्र सरकार में मैं इतना किस्मत वाला आदमी है, सिर्फ 5 बार मंत्री बना, ज्यादा था। और मंत्री पद भी इतने लिया, रेवेन्यू मिनिस्टर, ग्राम विकास मंत्री, अरे कृषि मंत्री तो कोई बनेगा, मराठवाड़े का पहला मुसलमान, महाराष्ट्र का पहला मुसलमान और मराठवाड़े का पहला आदमी। पर मेरा चार्ज भी जो मैंने दिया मराठवाड़े को ही दिया, मतलब धनंजय मुंडे साहब। और पहले मेरे पास पेरणी तक खाता था, अब सोंगनी, मार्केटिंग करनी आणि विकनी। तो पणन विभाग बहुत बड़ा विभाग है। पणन विभाग मुख्यमंत्री जी ने जो मुझे जिम्मेदारी दी है, तो कृषि से भी बड़ा खाता, इस स्टेट का सबसे मेन महत्व का, जितना किसान माल पकाता है उसकी मार्केटिंग होना चाहिए। उसके लिए भी अभी मैं जो जा रहा जर्मनी और 2-3 देश जा रहा, इसके लिए मैं 15 दिन की सहूलत बना। मैं पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन अच्छों को पढ़ा था। सही ना, पढ़ना कहा था, सबके पीछे बैठने वाला विद्यार्थी था, स्टूडेंट था, खाने को नहीं। 15 साल की उम्र में जिन्हें हाथगाड़ी लौटा उसको पढ़ाई का कुछ सवाल ही नहीं आता, लेकिन वो भी पढ़ लिया। आज IAS होगा, IPS होगा, मुझे सिल्यूट करते। आगे गाड़ी, पीछे गाड़ी, बीच में सत्ता, चले जा रहा है। कोई अंदाजा नहीं लगा सकता, मैं सही बता रहा हूँ। और राजकारण में भी कभी सिर्फ बस ऊपर वाला अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर रख के ही काम। मैं ना मंदिर का पुजारी है ना मस्जिद का पेशवा है, पर राजकारणी जरूर है। राजकारण में कब कहाँ क्या करना वो भी मुझे आइडिया है। मुझे लोग बोले साहब क्यों लोकसभा तुम लड़ रहे हैं, अच्छे है ना विधानसभा में। मैं बोला लड़ता यार, एक बार देख ही लेता। फिर अशोक चौहान साहब के घर को गए, अशोक चौहान साहब बोला तो कांग्रेस में। मैं बोला यार मैं आपका आमदार नहीं सालदार था, और सालदार की कीमत अगर इतनी भी रहेगी तो दूसरे से तुम्हारी पायरी नहीं छोड़ूंगा। जिस दिन से उनके घर के बाहर गया आज तक कभी नहीं। तो बोले शिवसेना वाले, बोला कोई भी पार्टी में चले जाओगे, पार्टी कमजोर कम कुवत आदमी की निशानी है। अपना काम, अपना पसीना बहाना, खून जलाना, लोगों की सेवा करना। मैं बोला मैं कोई भी पार्टी से जमा लूंगा, और नहीं मिली तो एक आधा कुत्ता निशानी पे चुन के मैं जमा रहेगा। मैं सही बोला था, मैं गलत बात नहीं कर रहा। मैं जब बात कर रहा तो पूरी जिम्मेदारी के साथ कर रहा। कुछ नेताओं को लगता है कि अपना सालदार होना, आमदार होना, अपने चपला का है, जूते का है वो बताना, ये तो नहीं सीख सकता। मैं खुद भी नहीं हूँ। जब भी गया, जहां भी गया, काम किया, ईमानदारी से किया, वफादारी से किया, और कांग्रेस को छोड़ा और इम्तियाज जलील बना दिया। कांग्रेस में रही कि नहीं किया। पहले बात समझो कि हमारे साहब ने जो चिट्टू फेंका है ये भी छोटा मोटे कलाकार नहीं है। पहले प्रिंट मीडिया में थे, बाद में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। आप लोकसभा के अंदर जब बात करते हैं हमको भी लगता है कि हमारा एक पढ़ा लिखा खासदार कुछ तो बात नहीं करता। मैं जात पे नहीं बोलूँगा, मैं समाज पे भी नहीं बोलूँगा। अभी तक जितने हमारे MP बने, मैं बहुत बड़ा इसमें का कलाकार नहीं है, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ वो जितने MP बने, कोई भी माहिती के अधिकार नाही आपल्याकडे मिळाला कोणताही एक शब्द भी आपण बोललो। तुम्ही विधानसभेचे अध्यक्ष होते, तुमच्या परवानगीने सर्व बोलायचे, पण एक शब्द लिहिलेला आहे तिथे। आज आपण नाही आहे तिथं, तुम्ही त्या पदावर, पण तुमच्या कार्यकाळामध्ये तुम्ही सुनेरी अक्षरामध्ये जे जे निर्णय घेतले ते निर्णय त्या बुकमध्ये लिहिलेले असतात। आणि त्या बुकमध्ये आमदार असतानाही मी एकदा बोललो, मी म्हणला नाना मला शिवाजी महाराजांवर बोलायचं आहे। सत्तर तू बैस मैंने तू नेता होऊन जाईल। तो नाना कितने होशियार है कि इम्तियाज जलील को चांस दी पर मुझे नहीं दी। मैंने वो राजधन उठाया, तो बोले ऐसा एक ते औरंगाबादच्या घरी पाठवून दे मला। आणि मग चिडले, मैं बोला मला सस्पेंड करून टाका नाना। नाही मग तू भले मोठा माणूस होऊन जाईल, ये बैठे नाना है। मैं मेरी कलाकारी वो उनका वहाँ जो बैठते हो वो एक जज का वहाँ होता रहता है, जज का एक फैसला जैसा रहता है, वैसा हमारे विधानसभा अध्यक्ष महोदय का ऑर्डर रहता है। फिर मैंने थोड़ी भी गलती से थोड़ा ये कर दिया तो नाना गुस्से में आ गया। फिर मैं जाके नाना की माफ़ी मांगी।
नाना मी तुमची माफी मागितली होती होती आणि मला देवेंद्रजी बोलले नाना म्हणले आता मी येणारच नाही. मी बोला मी आता आणतो. फिर कुछ नहीं जमा तो कादर खान जैसा करता है वैसे कर लेना. अपना कान बाहर अपना बांध चलाना और अपना जब बांध चलाना है तो थोड़ी बहुत कलाकारी करना. मैं बोला बुजुर्ग आदमी है, अपना शिव बहू है, कुछ कम ज्यादा होगा तो क्या लेते तमाशा. ले चिड़ले होते तुमचा मी आणि हमारे पास सारी चीजें भरी हुई है वहाँ. बहुत बरसों से मैं वो सभागृह में रहता हूँ, लेकिन नाना जैसा एक पारदर्शक आदमी वहाँ जब बैठने के बाद, वो भारतीय जनता पार्टी के होने के बाद में भी हम कांग्रेस के ये MIM के थे, लेकिन सबको न्याय और इंसाफ देने का काम किया है. ये बहुत बड़ी बात रहती है, उसके लिए भी दिल लगता है. हमको जब जब भी जो चीज़ की ज़रूरत रहती है वो सारी चीज़ की ज़रूरत है हमको. नाना मतलब वो सीनियर है मेरे से, मैं जूनियर हूँ, और हमारी दोनों की बॉर्डर एक है. बॉर्डर में समझते तुम, बाउंड्री फुलंब्री विधानसभा और सिल्लोड विधानसभा एक दूसरे को खेट गए. उधर गए तो भोकरदन है, इधर गए तो कन्नड़ है, उधर गए तो बुलढाना है. मेरा चुनाव क्षेत्र इतना बड़ा है क्या 13 MLA मेरे आजू बाजू में, 13 फुलपट्टी जैसा है. आपने देखा नागद के पास से शुरू होता तो जामटी से शुरू होता सौलतबारा. इतनी बड़ी 120 किलोमीटर की है क्या हर जगह कोई ना कोई MLA अपना दोस्त है. खैर सही बात है, खासदार भी नजदीक है. उधर से जलगांव खासदार आता, इधर से बाजू में जाने के बाद में इधर कुछ एरिया अपना इधर लगता है तो नगर अपने बाजू में तुम्हारे 40 गांव से लेके ऐसा पट्टा जो निकलता है तो वहाँ तक खासदार साहब का उनका अलग अलग. लेकिन ये जो हज हाउस जो बना है, यहाँ एक अच्छी मस्जिद भी तामीर की हमने ऊपर. उस मस्जिद को वहाँ आज कुरान खानी वगैरह सारी चीज़ हो गई. काजी साहब बरोबर है ना. ऐसा नहीं है हमारा महाराष्ट्र सरकार ऐसा है कि सारे धर्म, सारी जात, सारी कौम के जो भी अरकान है वो अपने पूरी किए. यहाँ सरकार कोई भी होगा, लेकिन वहाँ वो भी पूरा किए. उसके बाद वहाँ एक अच्छा इधर नसीम साहब एक अच्छा कोई भी हाफिज आलिम, एक नहीं 2 रखो, 2 अजान देने वाले, 2 नमाज पढ़ाने वाले, 2 होना चाहिए. एक आधा बीमार गिर का तो दूसरा रेडी. नहीं सही ना. यहाँ पूरी जैसा आपने देखा कि मैंने वहाँ लेडीज का अलग किया, जैसा हमारा हज में वहाँ का जैसा है लेडीज अलग जेंट्स अलग, उनको दोनों को सऊदी अरब के जैसा ही औरंगाबाद संभाजी नगर खाओ. गड़बड़ नहीं होना, देखना पड़ता है, इतना आसान काम नहीं हो. ये मतलब सरकार चलाना. बाकी अंसारी साहब तो बहुत, तुम्हारी कानपुर लाइन कम तो नहीं होगी. ओके, नहीं पूछना पड़ता. उम्र के सगात वो जो इम्तियाज जलील साहब ने जब बोले, जब उन्होंने कुछ देखे ही नहीं, इसलिए मैंने पूछा कानपुर लाइन में बरोबर सुने आ रहा क्या नहीं आ रहा. इम्तियाज जलील साहब कांग्रेस के एक पुढ़ारी की तारीफ करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है. तुम्हारी पार्टी में आ गई क्या? नहीं, ऐसा कोई बोलने का मकसद मेरा नहीं. पार्टी कहीं भी चलन दो यार, किसकी भी चलन दो, कहीं भी चलन दो, कैसी भी चलन दो, लेकिन सबका अल्लाह एक ही है. वहां तो कोई अगर ज्यादा होते तो एक आधा नीचे आता. यहीं नीचे हम कितना झगड़ रहे तो वहाँ ऊपर तो सबका मानने का तरीका ही अलग अलग जात का, अलग कौम का, अलग धर्म का है, लेकिन सबका रिमोट कंट्रोल ऊपर है. उस सब के लिए मुझे जो खुशी इस बात की है कि 2014 में मैं कैबिनेट मंत्री था, तब मैं यहाँ भूमि पूजन को आया. आज मेरे हाथ से इब्तिदा हुई, ये भी बहुत बड़ी बात है. किस्मत वाला आदमी मैं. क्या ये हज हाउस मेरा इंतजार कर रहा था? एक मिनट, मेरा इंतजार कर रहा था ये हज हाउस कि कब सत्तार मंत्री बनता हो, अल्पसंख्यक और इसका उद्घाटन होता. मुझे 100 दिन तो हो गए मंत्री बन के ही खाते का. 100 दिन में मैंने जब से ये डिपार्टमेंट बना तब से उसको इतना निधि दिया. और मुझे मेरे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब ने भी, मैंने उनको रिक्वेस्ट किया था कि उनके हाथों से मैं सारे नेताओं के सामने बात किया, लेकिन उनकी काफ़ी आप देख रहे हैं कि स्टेट के अंदर
हमारे जरंगे पाटिल साहब का अलग चल रहा, भुजबल साहब का अलग चल रहा, उसमें हमारा नंबर लगाने, मैं बोले ठहरो, उनका उनके बाद में अपना लगा, अपने को भी मिलेगा, लेकिन जरा हाँ सब्र से लेना चाहिए। बराबर बोले बापू ने, कुछ काम सब्र से होता है। तब अभी गर्दी में घुसे, वो पहले 2 झगड़े, उसमें और तीसरा जाएगा, मुसलमानों का रिजर्वेशन तो मतलब मिलेगा ना, होएगा, कुछ ना कुछ होएगा। अल्लाह चाहे तो कुछ ना कुछ जरूर होगा, इनका फैसला होगा, अपना आप हो जाएगा।